अभी तक हमने मैग्नेट्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा। हमने जो मेन चीज देखी है वो ये है कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आयरन फीलिंग्स पे फोर्स लगाती है या फिर मैग्नेटिक कंपास के नीडल को डिफ्लेक्ट कर सकती है उस पर फोर्स लगा के। सही, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन अभी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। यह है महान साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ये अपने लैबोरेटरी में एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 1820 की बात है। ये जो ग्रेट साइंटिस्ट थे हमारे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी लैबोरेटरी में। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। ठीक, तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि वो एक सिंपल से इलेक्ट्रिक सर्किट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, जिसमें एक बैटरी थी, एक स्विच था और एक कंडक्टर जिसको हम रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनकी लैबोरेटरी में साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें रखी हुई होती हैं, बहुत सारी मशीन्स साइंस रिलेटेड या apparatus रखे होते हैं। तो इनकी लैबोरेटरी में मैग्नेटिक कंपास भी रखा हुआ था। ठीक है, और जिस सर्किट पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उससे थोड़े दूर पे ही रखा हुआ था। ठीक है, ओके, ऐसे फेंका हुआ था साइड में, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, इनका मेन फोकस जो था वो तो इस सर्किट पे था। तो इस सर्किट पे एक्सपेरिमेंट करते टाइम उन्होंने जब स्विच को ऑन किया, ठीक है, तो क्या होगा? स्विच को ऑन करने पे इस कंडक्टर से करंट फ्लो करने लगेगा। सही बात है, वैसा हुआ। लेकिन इन्होंने एक अजीब सी चीज देखी। इन्होंने देखा कि जब स्विच ऑन किया गया तो पास में रखा हुआ कंपास जो है उसका नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, उसका नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, डिफ्लेक्ट। और समझ लो इन्होंने क्या किया, ये तो इस सर्किट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने स्विच ऑन किया ताकि करंट फ्लो करे, तो करंट तो फ्लो हुआ। लेकिन इनकी नजर मैग्नेटिक कंपास पे भी गई और उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लेक्ट हुआ इस स्विच को ऑन करने पे। तो ये कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हुआ। क्यों कंफ्यूज हो गए? क्योंकि यार मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कब होता है? मैग्नेटिक फील्ड होने पे। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कब होती है? जब मैग्नेट्स होते हैं। सही बात है। तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड के होने पे और मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेट्स के होने पे। लेकिन यहां तो कोई मैग्नेट था ही नहीं, हमने तो सिर्फ नॉर्मल स्विच को ऑन किया था, कोई मैग्नेट तो था ही नहीं। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो तो डिफ्लेक्ट हुआ। तो फिर इन्होंने सोचा बहुत कि यार क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फाइनली उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि देखो स्विच ऑन करने पे क्या हो रहा है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो करंट है ना वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इस कंपास को डिफ्लेक्ट करा रही है, डिफ्लेक्ट करा रही है। ध्यान दें आप, अभी तक लोग सोचते थे कि सिर्फ मैग्नेट्स के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लोग ये सोचते थे। लेकिन इन्होंने बोला कि यार मैग्नेट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड बनती ही है, लेकिन अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इसीलिए ये जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये जो फिनोमेना है करंट के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का बनना, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्या मतलब है बच्चों? कि जब करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, कुछ वैसे ही जैसे मैग्नेट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। तो हमने देखा कि मैग्नेट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनती है और करंट कैरिंग वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेट्स जो होते हैं उनके कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो हमने देखा है। ये हमने देखा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट के कारण
ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है। अब हम देखेंगे कि करंट कैरिंग वायर जो होता है उसके कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। यहां पे थोड़ा सा कैच है, जो करंट कैरिंग वायर जो है वो अलग अलग शेप में हो सकता है। जैसे आप देखो ये एक स्ट्रेट वायर है जिसमें कुछ करंट आई फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। ये जो वायर है इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है लेकिन इसका शेप अलग है। आप देखो ये एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप। यहाँ पे वायर स्ट्रेट है, यहाँ पे उसको सर्किल की तरह में बेंड किया गया है। और ऐसे और भी बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं वायर के जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वायर का शेप अलग अलग होता है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं वो भी थोड़ी अलग हो जाती हैं। समझ रहे बड़ी बात। मैग्नेट से कारण हमने देखी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है। और हम देखना चाहते हैं कि करंट कैरिंग वायर जो होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि अगर वायर का शेप जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो अलग अलग हो तो फील्ड लाइंस भी अलग अलग होती हैं। जैसे स्ट्रेट वायर है तो उसके कारण फील्ड लाइंस अलग टाइप की बनेगी। अगर ये सर्किल के फॉर्म में बनाया हुआ है तो इसके कारण फील्ड लाइंस अलग बनेगी। ये कोई उल्टा सीधा शेप है तो इसके कारण फील्ड लाइंस अलग बनेगी। तो कैसे बनती है डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए वो हम देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड on shape of current carrying wire. So magnetic field due to current carrying straight wire. तो इस स्ट्रेट वायर के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, ये कैसा पता करेंगे। सो देखो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस हमने कैसे पता की थी, आयरन फीलिंग वाले एक्सपेरिमेंट से। वैसा ही कुछ यहां पर भी हम करेंगे। ये कार्डबोर्ड है आप देखें और ये वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है। हमने आयरन फीलिंग्स स्प्रेड की यहां पे, आयरन फीलिंग्स। तो हमने देखा स्प्रेड करने के बाद कि वो आयरन फीलिंग्स मूव करने लगती है और मूव करते करते कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है जैसा आप फोटो में देख रहे हो, ठीक है। तो आपको देखने में लग रहा होगा इसमें सर्किल्स बन रहे हैं, सर्किल्स सर्किल्स, ठीक है। तो इस वायर के कारण जो फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, कुछ इस तरीके से सर्कुलर। तो हम लिख सकते हैं सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर स्ट्रेट वायर है और उससे करंट फ्लो कर रहा है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो सर्कुलर होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये जो एरो बना हुआ है वो हमें क्या बताता है, वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये एरो ऐसे ये कैसे पता चला हमें, उसको पता करने का भी तरीका है, उसका तरीका है मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। जैसे यहां पे आपको एरो की डायरेक्शन पता करनी है तो यहां पे हमने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। तो उस मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, करना चाहिए या नहीं चाहिए, करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कंपास के नीडल को डिफ्लेक्ट करेगा। तो आप देखेंगे कि वो नीडल डिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये उसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो आपको पता चल गया कि एरो का डायरेक्शन यही होना चाहिए। वैसे यहां पर भी आपको एरो का डायरेक्शन पता करना था तो आपने यहां पर भी मैग्नेटिक कंपास रखा, उसका नीडल डिफ्लेक्ट करके कुछ इस तरीके से हो गया तो आप समझ गए एरो का डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता चल गई। एक और पॉइंट है यहाँ पे, पहले वायर में जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब वायर में हम नीचे की तरफ करंट फ्लो करवा रहे हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी तरीके की होती हैं, सर्कुलर ही होती हैं। बट आप देखिए एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे एरो अंदर जा रहा था, अब यहाँ पे एरो बाहर की तरफ आ रहा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर ही रहती हैं बट डायरेक्शन ऑफ एरो चेंजेस। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एरो, या फिर हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस ऑन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑन चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। सही बात है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होती है। तो ऐसा पाया जाता है कि ये करंट जितना ज्यादा होता है, ये करंट जितना ज्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। ये तो लॉजिकल है यार, होना ही चाहिए। क्योंकि करंट के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड बनी है तो नेचुरल है कि करंट अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, सही है। तो करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है कि
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वायर, डिस्टेंस फ्रॉम वायर। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वायर से, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे जैसे दूर जाते हैं कम हो जाती है। जैसे अगर हम यहां पे खड़े हैं पॉइंट ए पे और यहां पे खड़े हैं पॉइंट बी पे, ठीक है, तो ये दूर वाला पॉइंट है, दूर वाला पॉइंट है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ये पास वाला पॉइंट है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन बताएं आप मुझे। एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट ए पर हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, पॉइंट ए पे हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि इफ आई इंक्रीजेस, अगर हम आई को इंक्रीज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए, मैग्नेटिक फील्ड एट ए, इसका क्या होगा, ठीक है। अगर हम इस करंट को बढ़ा देते हैं तो ए पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि करंट बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड एट ए विल इंक्रीज, राइट। सेकेंड पॉइंट आपको बताना है, इफ आई इज डाउनवर्ड्स, इफ आई इज डाउनवर्ड्स, अब ये करंट ऊपर जा रहा है, अगर हम करंट को नीचे फ्लो करवाएं, नीचे को फ्लो तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा बताएं आप। पहले करंट ऊपर जा रहा था, अब नीचे अगर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पे कैसे चेंज होगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी, डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। देखा हमने कि जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो जाती है। थर्ड पार्ट में, इफ ए मूव्स अवे फ्रॉम वायर, और ए पॉइंट को हम दूर ले जाते हैं वायर से, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा ए पे, मैग्नेटिक फील्ड एट ए क्या होगा, डिक्रीज होगी। समझ गए होंगे आप, अभी भी हमने पढ़ा है कि हम जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे वायर से, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम। राइट हैंड थंब रूल, अगर इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो हमें पता है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, सर्कुलर हैं, सर्कुलर, ठीक है। तो मैंने आपको एरो की डायरेक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। तो बिना वीडियो को रिवाइंड किए आपको बताना है कि एरो की डायरेक्शन किधर होगी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताना है। क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि एरो की डायरेक्शन इधर होगी, वीडियो रिवाइंड करके देखना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, या फिर एरो की डायरेक्शन इधर होगी, किधर होगी एरो की डायरेक्शन। थोड़ा कंफ्यूजन तो जरूर होगा आपके दिमाग में। तो क्या होता है कि जो एरो की डायरेक्शन है उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं उसके बारे में। तो एक रूल बनाया साइंटिस्ट लोगों ने, राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के हेल्प से आप एरो की डायरेक्शन कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। लेट्स सी कि वो रूल क्या है। जैसे कि ये जो वायर है उसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर फील्ड लाइंस तो होंगी। एरो की डायरेक्शन पता करने के लिए आप अपने हाथ से ऐसा सोचेंगे, आप ऐसा सोचेंगे कि आपने अपने हाथ से इस वायर को पकड़ लिया है। कौन से हाथ से, राइट हैंड। आप लेफ्टी हैं तो भी ये कौन सा हाथ यूज करेंगे, राइट हैंड। तो आप ऐसा इमेजिन करेंगे कि आपने अपने राइट हैंड से इस वायर को पकड़ लिया है, ठीक है, और इस तरह से पकड़ा है कि जो थंब है वो करंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब टुवर्ड्स करंट, थंब टुवर्ड्स करंट, थंब जो है वो करंट की तरफ, देखो करंट भी ऊपर है और थंब भी ऊपर है, ठीक है। फिर आप अपने फिंगर्स को देखेंगे तो आपके फिंगर जो है इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं, तो एरो की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगी। समझ लो आप बात, ये रूल है। जैसे देखो एक बार और देखते हैं, अगर करंट नीचे फ्लो कर रहा है, नीचे, ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से राइट हैंड से, राइट हैंड से इस वायर को पकड़ेंगे, राइट हैंड से, और इस तरह से कि थंब जो है वो करंट की तरफ होना चाहिए, थंब करंट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। फिर आप अपने फिंगर्स को देखेंगे कि वो कैसे घूम रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो जो एरो का डायरेक्शन है वो भी ऐसे ही होगा, एरो का डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से एरो की डायरेक्शन पता की जा सकती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता की जा सकती है। जैसे अब आप कॉन्फिडेंस के साथ बताएं कि यहां पे मैं एरो कैसे बनाऊं, बताएं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने दिमाग में वही काम करेंगे जो मैं बोल रहा हूं, और हाथ से करने की प्रैक्टिस भी करेंगे। राइट हैंड से इसको पकड़ेंगे, ठीक है, आपने पकड़ा राइट हैंड से, ठीक है, इस तरह से पकड़ेंगे कि थंब किधर होना चाहिए आपका, ऊपर करंट के डायरेक्शन में, थंब करंट के डायरेक्शन में,
किया आपने वैसा, तो आप देखेंगे आपका फिंगर्स कैसे घूम रहे हैं, तो आप पाएंगे कि फिंगर्स ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, तो एरो भी ऐसे होगा। ठीक है, इस केस में भी थोड़ा प्रैक्टिस करें आप। इस केस में भी एरो की डायरेक्शन बतानी है। फिर से क्या करेंगे आप, राइट हैंड लेंगे अपना, उससे वायर को पकड़ेंगे पकड़ेंगे। ठीक है, थंब किधर पॉइंट होना चाहिए, नीचे की तरफ, करंट की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, ध्यान से, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपका फिंगर कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है आपका फिंगर, ध्यान दें, कुछ इस तरीके से। तो ये एरो की डायरेक्शन होगी। कैन यू टेल दिस क्वेश्चन, क्या है देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो अभी भी हमने पढ़ा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, उसी के बारे में बताना है कि कौन सा ऑप्शन चारों में से सही है। तो आप खुद सोचें वीडियो पॉज करके। तो आपने देखा ही होगा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। देखें, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। सही तो है, सर्किल्स ही तो होते हैं। कोसेंट्रिक सर्किल का क्या मतलब होता है, देखो यहां पे जो सर्किल्स होते हैं, इन बहुत सारे सर्किल्स हैं, उन सब का एक ही सेंटर है, उन सब का एक ही सेंटर है। तो ऐसे जो सर्किल्स होते हैं जिनका एक ही सेंटर होता है उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है, इसीलिए द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कोसेंट्रिक सर्किल्स सेंटर ऑन द वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो आप देखें यहां पे क्या है, एक सर्कुलर लूप है हमारे पास, सर्कुलर लूप, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट आया और फिर इधर से चला गया। ठीक है, तो ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो उसके कारण इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर वायर का शेप अलग अलग हो तो फील्ड लाइंस अलग अलग होती हैं। तो सर्कुलर लूप के लिए कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस होती है। उसमें एक खास बात यह है देखने की कि जो बिल्कुल बीच वाली लाइन आपको दिख रही होगी, बिल्कुल बीच वाली लाइन, ठीक, दैट इज एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बाकी सारी जो कर्व्स फील्ड लाइंस है वो कर्व्ड है, लेकिन बीच वाली जो फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट है। एक बात और आप देख सकते हैं कि लूप के एज पे जो फील्ड लाइंस हैं वो छोटा लूप टाइप बना रही है, छोटा लूप टाइप बना रही है, छोटा गोला टाइप बना रही है जो लूप के एज पे है लाइन। लेकिन जो लाइन थोड़ा सेंटर के पास है वो देखो बहुत बड़ा गोला टाइप बना रही है, लार्ज सर्किल टाइप बना रही है। यहां पे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाली, वो लिख लेते हैं हम। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट वायर के केस में भी हमने ऐसा देखा था। तो क्या बोला जा रहा है यहां पे कि अगर ये करंट ज्यादा होगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। सही है, इस करंट के कारण ही तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इस करंट के कारण ही तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो अगर ये करंट ज्यादा होगा, अगर ये करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो अभी क्या हो रहा है कि ये वार आया, ऐसे घूमा और फिर चला गया, तो हम बोलेंगे लूप हैज वन टर्न, लूप हैज वन टर्न, उसमें एक टर्न है, आया वार आया, लूप बना के चला गया। ठीक है, लेकिन ऐसा हो कि वार आया, एक बार घूमा यहां तक, ठीक है, फिर वो ऐसे एक बार और घूमा इस तरीके से, ठीक, और अब ये गया, तो अब हम बोलेंगे वायर हैज टू टर्न्स, टू टर्न्स। वैसे ही अगर ऐसा होता है कि ये लूप आया, वायर आया, ऐसे घूमा, फिर एक बार और घूमा, तो अब अगर ये निकल जाए तो टू टर्न्स, लेकिन एक बार और घूमा, अब ये निकल जाए तो थ्री टर्न्स। ठीक है, अब ये ऐसे निकल गया, तो कितने टर्न्स हुए, देखिए एक टर्न, दो टर्न और थ्री टर्न्स। तो अब हम बोलेंगे द वायर हैज थ्री टर्न्स और द लूप हैज थ्री टर्न्स। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि यहां पे कोई पॉइंट है, सपोज करो ए, ठीक है, तो
यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स 5 गुना कर देते हो, नंबर ऑफ टर्न्स 5 गुना कर देते हो, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी 5 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप increases by n times, magnitude of magnetic field also increases by n times. Okay, next is magnetic field due to current in solenoid. ठीक है, तो सबसे पहले सवाल ये पैदा उठता है कि ये सोलेनॉइड क्या चीज होती है? क्या पता है आपको सोलेनॉइड क्या होता है? देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक्चुअली कुछ नहीं है बल्कि वायर का लूप है, देखिए, जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। वायर का लूप है जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करता है, इस सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो करता है तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। इस तरह की फील्ड लाइंस बनती हैं सोलेनॉइड में, आप देख सकते हैं कैसी फील्ड लाइंस हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ऐसी फील्ड लाइंस देख के आपको कुछ याद आता है क्या? कुछ याद आता है आपको? आना चाहिए। आप देखें, ये सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस है जो यहां भी हमने बनाई थी, तो ये सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस हो गई, और ये बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस है जो हमने पहले पढ़ी है। ठीक है, सही है ना? ऐसी बनाई थी हमने। आप दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, क्या आपको दोनों सेम जैसे लग रहे हैं? लग रहे होंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंगली सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे कि एक बार मैग्नेट की होती है। ठीक है, इनफैक्ट हम ऐसा सोच सकते हैं कि सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, और उसके भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बार मैग्नेट के होते हैं। ठीक है, जैसे ये बार मैग्नेट आयरन पे फोर्स लगाएगा, आयरन को अट्रैक्ट करेगा, वैसे ये सोलेनॉइड जो है वो भी आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे ये जो बार मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट्स पे फोर्स लगाता है, हमने पढ़ा है, वैसे ये सोलेनॉइड भी दूसरे मैग्नेट्स या दूसरे सोलेनॉइड्स पे फोर्स लगाता है। ओके, वी कैन एक्चुअली राइट सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट हैव सिमिलर फील्ड लाइंस। सही बात है, दोनों की सेम सी फील्ड लाइंस होती हैं। In fact, solenoid behaves just like a magnet with north and south, जैसा मैंने आपको बताया। ओके स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, कैसे बनी उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी खास। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको थोड़ी खास दिख रही होंगी क्योंकि इन सारे लाइंस के बीच में गैप कितना है? सेम गैप है। ठीक है, और सारी लाइंस स्ट्रेट है और एक ही डायरेक्शन में है। ओके, ये जो है थोड़ी खास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देखिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा होता है डायरेक्शन। ये बात हमने पहले की है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको बताया था कि जहां पर फील्ड लाइन ज्यादा पास होती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, जहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखें तो हर फील्ड लाइंस के बीच में गैप सेम है, हर फील्ड लाइंस के बीच में गैप सेम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड एवरीवेयर। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं, दूर दूर, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। अगर वो पास पास होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन यहां पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग सेम है, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड सेम है हर जगह पे। ठीक है, अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो आप देखें ये जो एरो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, और हर जगह पे एरो सेम डायरेक्शन में है। तो क्या बोल सकते हैं आप? हर जगह पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम है,
सेम एवरीवेयर। ठीक, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये खास है क्योंकि ये हमें ये बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम है, मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम है, और डायरेक्शन भी हर जगह पे सेम है। ठीक है, तो ऐसी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही होता है सेम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अब ये जो सोलेनॉइड है उसके अंदर आप थोड़ी नजर डालें, अंदर का रीजन अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं। ठीक है, बाहर के रीजन में दूर दूर है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड is more inside a magnet, inside a solenoid compared to outside, compared to outside। सही बात है ना, अंदर फील्ड लाइन ज्यादा पास पास है, इसका मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है। ओके, दूसरा पॉइंट आप ये देखें, यहां पे अंदर जो फील्ड लाइंस है ना अंदर, वो कुछ कुछ इस तरह से है, हालांकि नॉट परफेक्टली पर स्टिल काफी कुछ। देखिए आप यहाँ जो अंदर फील्ड लाइंस हैं बहुत क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, बट वो पास पास जरूर है, लेकिन उनकी बीच की स्पेसिंग जो है ऑलमोस्ट सेम है, हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके बीच की स्पेसिंग ऑलमोस्ट सेम होती है सबके बीच में, जैसे यहाँ पे थी, और जैसे यहाँ पे एरो सब में ऊपर था वैसे एरो तो सब में ऊपर है ही। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म दैट इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर जगह पे सेम होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी। ओके गाइज, आप इस सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दें मुझे। ये एक सोलेनॉइड दिख रहा है आपको और ये एक बार मैग्नेट दिख रहा है, दोनों ऐसे रखे हुए आमने सामने, तो आपको बताना है इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। क्या लगता है आपको, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? तो आप देखें इनका साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के आमने सामने है, साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के सामने, तो ये अपोजिट पोल्स है, अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स। तो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ऐसे कुछ। ओके, वही चीज आपको इस केस में बतानी है कि यहाँ पे अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। तो अब देखिए बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये दोनों कैसे पोल्स हैं, लाइक पोल्स हैं। लाइक पोल्स के बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिपल्शन होता है, रिपल्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये इधर, ये इधर और ये इधर, रिपल्शन। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इन एग्जांपल से कि जो सोलेनॉइड है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। ओके स्टूडेंट्स, अ सिमिलर क्वेश्चन, हाउ कैन वी फाइंड नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ सोलेनॉइड यूजिंग बार मैग्नेट? तो क्वेश्चन ये है कि ये एक सोलेनॉइड है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और हो सकता है ये उसका नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो। ठीक है, तो हमें पता करना है कि कौन सा पोल नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल, यूजिंग अ बार मैग्नेट। तो कैसे पता करेंगे हम स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक, कैसे पता करेंगे? तरीका सिंपल है, आपने शायद सोच भी लिया हो। हम बार मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे। ठीक है, अब यहां पे दो चीज हो सकती है, अगर मान लो रिपल्शन हुआ, रिपल्शन, अगर रिपल्शन हुआ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो है वो कैसा पोल है, साउथ पोल। अगर रिपल्शन हुआ तो ये साउथ पोल होगा, और ये साउथ हो गया तो ऑब्वियसली ये जो है वो नॉर्थ पोल होगा। ठीक बात है, लेकिन रिपल्शन नहीं हुआ, अगर अट्रैक्शन हो गया मान लो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वो नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो ये हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सोलेनॉइड का पोल पता कर सकते हैं यूजिंग बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि हम बहुत उसको ब्रीफली देखेंगे यहाँ पे। तो हमने देखा कि सोलेनॉइड में करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन द पॉइंट इज ये एक बहुत वीक मैग्नेट होता है, वीक मैग्नेट। वीक मैग्नेट बोलने का मतलब है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत कम होती है, कम होती है। ये किसी दूसरे मैग्नेट पे या आयरन पे फोर्स लगाएगा तो कम फोर्स लगाएगा, ठीक है, वीक मैग्नेट होता है। तो इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने का एक उपाय होता है। क्या उपाय है कि ये जो हमारा सोलेनॉइड है, आप देख सकते हो, उसके बीच में हमने कुछ घुसा दिया है। ये जो बीच हमने इसके डाला है ना, उसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। एक सब्सटेंस होता है सॉफ्ट आयरन, वो हमने इसके बीच में डाल दिया। ऐसा करने से क्या होता है कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है बहुत स्ट्रांग बनती है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट हो जाता है। तो बात सिंपल सी है, पहले इस सोलेनॉइड में जब करंट था तो ये वीक मैग्नेट था, लेकिन जब इसके बीच में हम सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेट हो जाता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। अब ये किसी भी आयरन या दूसरे मैग्नेट पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्ट्रांग मैग्नेट बन गया, अब इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इज आवर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट is a magnet formed by putting a soft iron core inside a current carrying solenoid, a current carrying solenoid, ठीक है। तो समझ गए आप क्या मतलब है इसका? आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिंपल सा अपने घर में भी बना सकते हो। जैसे आप देखो, ये सोलेनॉइड है, ठीक है, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने ताकि इसमें करंट फ्लो करे। उसके बीच में एक नेल घुसाई गई है जो कि आयरन की बनी होगी ऑब्वियसली। तो ऐसे तो मैंने आपको बोला कि सॉफ्ट आयरन डाला जाता है, लेकिन आप आयरन डालोगे तो भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। सॉफ्ट आयरन डालने से ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, ठीक है। आयरन डालने से ठीक ठाक सा बनता है, ठीक है। तो घर में तो आप ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। फिर उसके सामने अगर आप एक दूसरा नेल रखोगे ना, तो आप देखोगे कि ये जो सोलेनॉइड है उस नेल को खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। क्यों अट्रैक्ट कर लेगा? क्योंकि ये एक अच्छा मैग्नेट बन गया है।